हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं अपने चैप्टर 6 में, तो उन 2 लेक्चर्स को आपने देखा होगा, उसको एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। पहले लेक्चर में हमने स्वदेशी मूवमेंट को देखा था, सेकेंड लेक्चर में हमने आपका क्या देखा था याद नहीं, मुझे भूल गया। खैर ठीक है, जो भी था। थर्ड लेक्चर में हम लोग आज बात करने वाले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अच्छा हाँ, सेकेंड लेक्चर में हमने ये देखा था आपका चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह जो था हमारा, ठीक है, अच्छी बात है। तो उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि उस सत्याग्रह के बाद किस तरीके से गांधी जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे किसानों के साथ, और किसानों को लग रहा था भाई ये हमारा लीडर है, ये हमारा हक हमें दिलाएगा, ठीक है। और गांधी जी दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी पूरे नेशनल लेवल पर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, एज अ पार्टी उसको कोशिश कर रहे थे कि बड़ा हो जाए। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और स्टार्ट किया, इसकी अनाउंसमेंट की। इसका मेन जो उनका मोटिव था वो ये था कि भाई हमें स्वदेश स्वराज चाहिए, यानी कि हमें अपने इंडिया के लिए अपना खुद का सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। कि आपका हम गवर्नमेंट नहीं मानेंगे, आप जाओ बाहर में, जिधर जाना तेरे को जाते, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब बस इससे मेरा देश है, मेरे को अपने देश के लिए अपना गवर्नमेंट चाहिए, मैं अपना गवर्नमेंट खुद बनाएगा। ये डिमांड था गांधी जी का। चलिए देखते हैं किस तरीके से इन डिमांड्स को गांधी जी ने अपने सामने रखा, मन हमारे नहीं अंग्रेजों के सामने रखा, किस तरीके से किसानों ने इनका सपोर्ट किया, और क्या वो वजूहात थे जिनकी वजह कर ये जो मूवमेंट थी बहुत बड़े पैमाने पर होने के बावजूद भी फेल हो गई थी। तो देखो, इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था आपका, इट वाज लॉन्च्ड इन द वेक ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स इंक्लूडिंग जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग कितना दर्दनाक वाक़या था ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, क्योंकि आप जानते हो, आपने कहीं नहीं भी पढ़ा तो आपने सुना ज़रूरी होगा इसके बारे में। और अगर आपने पिक्चर देखी सरदार उधम सिंह जो पिक्चर आपने देखी है, तो उस पिक्चर में इस चीज़ को दिखाया गया भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा रोंगटे खड़े हुए थे मेरे, बताया नहीं जा सकता, इतना दर्दनाक वो वाक़या था। तो जलियांवाला बाग, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे काउस थे, जैसे कि होम रूल मूवमेंट थे, इकोनॉमिक हार्डशिप थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत आ गया था भाई, लोग जूझ रहे थे, कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट थी। तो ये सारे कुछ वजूहात थे जिसकी वजह कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को गांधी जी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। ये मैंने गांधी जी नहीं ऑर्गेनाइज़ किया था, यानी कि इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम इसमें आ जाता है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस वक्त गांधी जी ही मेन लीड कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ें थी, तो ये एक मेन रीजन था। बट यहाँ पे क्या हुआ, एंड वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट ऑफ 1922। अब वो चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था उसको भी हम लोग देख लेंगे। अब देखो, इस इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो मेन जो पॉइंट्स है, गांधी जी के जो डिमांड्स था वो कुछ ये था। ये डिमांड्स उनके थे जो उन्होंने किसानों के सामने रखा था, अंग्रेजों के सामने नहीं। इन्होंने बोला था भैया किसानों को पहले समझाए, फिर अंग्रेजों को सिखाएंगे हम लोग बाद में जा करके। और देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ही वही आदम ताउन तहरीक, जो उर्दू मीडियम वाले देख लो, नॉन कोऑपरेशन मतलब उर्दू में वही आदम ताउन तहरीक, ठीक है। चलिए, तो मेन पॉइंट ये था कि अडॉप्ट स्वदेशी प्रिंसिपल, यानी कि स्वदेशी प्रिंसिपल अडॉप्ट करने, यानी कि हम लोग अपना कानून बनाएंगे, अपना मानेंगे। देन अडॉप्ट स्वदेशी हैबिट्स इंक्लूडिंग स्पैनिंग एंड वीइंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेनी है। उसके लिए लिखा है कि वर्क फॉर द एजुकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि छूट छाट हटाना भैया, ऊंच नीच जात पात ये सब खत्म करना है। एक और पॉइंट इसमें आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, आप लिख लीजिए खुद से। और इन्होंने इत्तेहाद पे नहीं, कम्युनल हार्मनी के ऊपर भी, कम्युनल हार्मोनी, ज़बान कभी कभी इतना ज़्यादा फिसलता है कि पता नहीं बोलना कुछ चाहता हूँ निकलता कुछ है। कम्युनल हार्मोनी असल में होता है, कम्युनल हार्मोनी, यानी कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते हैं उन्होंने बोला कि भाई आप लोग अगर बट के रहेंगे, हम लोग आपस में बट के रहेंगे तो फ़ायदा कोई और लेके चले जाएगा, हम 2 लड़ते रहेंगे, बीच से जब मलाई है तीसरा आदमी खा के निकल जाएगा, ये मसला हो रहा था। उन्होंने बोला कि भैया एक साथ रहें तो हम लोग उसको लड़ा पाएंगे अच्छे तरीके से। तो कम्युनल हार्मोनी पे भी उन्होंने फोकस किया था। ये सारी चीज़ें थी। गांधी जी ट्रैवल्ड अक्रॉस द नेशन इन 1921 एक्सप्लेनिंग द टेनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। 1920 में स्टार्ट हुआ तो 1921 में गांधी जी पूरे देश भर में घूम रहे थे। इसके टेनेंट्स यानी कि इसके मेन मोटिव्स, इसका मेन मकसद बताने के लिए बता रहे थे कि इस मूवमेंट्स को हम कितने बड़े लेवल पर लेके जाएंगे कि भाई अंग्रेज अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे। ये चीज़ें थी। नोट यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोला है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अ डिसिसिव स्टेप इन द इंडिपेंडेंस मूवमेंट because for the first time the Indian National Congress was ready to forego constitutional means to achieve self rule। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इतने बड़े पैमाने पर हो गई थी, पूरे नेशनल लेवल पर ये अपना कब्जा जमा रही थी, लोग इस पर जुट रहे थे, क्योंकि किसान, मजदूर, वर्किंग क्लास, लेफ्ट मूवमेंट सभी इसके साथ साथ अपना सहयोगिता इनको प्रोवाइड कर रहे थे। तो बहुत बड़े पैमाने पर चली जा रही थी। अब
तो ये एक इतना बड़ा मूवमेंट बन गया था कि ये कहा जाता है कि भैया ये पहला स्टेप था कि इंडिया सेल्फ रूल अचीव कर सकता था अपना, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे तरीके से सेट था इस चीज़ के लिए कि भाई वो सेल्फ रूल को अचीव कर सके, ये चीज़ कहा जा रहा था। और गांधी जी ने खुद कहा था कि 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर हम लोग इंडिपेंडेंस ले लेंगे, यानी कि स्वदेश स्वराज का जो कंसेप्ट उन्होंने बोला था वो हम लोग विद इन ईयर हम कंप्लीट कर लेंगे, ये उनकी खुद की ज़बान थी। बट आपको ही पता है, हमें ही पता है कि ऐसा हो नहीं पाया। अगर ऐसा होता तो शायद हमें 1922 या 1923 में आज़ादी मिल जाती, बट आज़ादी भाई 1947 में मिली थी जा करके। खैर उसके रीजन्स हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या बोला था, मतलब क्या फीचर्स है उसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ लिखा नहीं, जगह कम पड़ता है, आप एक एक करके मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने आता चला जाएगा पॉइंट्स। इन्होंने डिमांड किया किसानों की कि भाई आप अंग्रेज़ी सामानों का बाइकाट कीजिए, अंग्रेज़ी सामानों का बाइकाट कीजिए, और जितने भी हमारे डोमेस्टिक एरिया में जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो हम लोग अपने एरिया पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको यूज़ किया जाए। अंग्रेज़ों को हम लोग बाइकाट करेंगे टोटली। दूसरा इन्होंने बोला कि अंग्रेजी स्कूल में जो भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उनको वहाँ से निकाल लिया जाए, हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम बच्चों को डालेंगे और हम अपनी तरफ से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। तीसरा उन्होंने बोला कि भाई जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन में हमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, उनका इलेक्शन जाए तेल लेने, हम उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें अपना गवर्नमेंट बनाना है, हम अपना गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम उनका इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करें, ये चीज़ें थी। फिर किसानों को, मजदूरों को, या बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड लोग थे, जो जॉब्स कर रहे थे अंग्रेज़ों के अंदर, तो उनसे डिमांड किया गया, उनको रिक्वेस्ट किया गया, बोला गया कि भाई आप उनके यहाँ जॉब्स को छोड़ दें, वहाँ से जॉब्स को आप रिज़ाइन करके यहाँ चले आए मूवमेंट्स में। ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, क्योंकि लगना चाहिए कि भाई अंग्रेज़ को कमज़ोर करने के लिए यही हमारे पास एक रास्ता, एकमात्र रास्ता था। ये सारी चीज़ें उनके पास डिमांड में रखी गई, ये सब उनके साथ हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से फिर कहानी आगे बढ़ी। अब कहानी जब आगे बढ़ी तो हुआ कुछ ऐसा, इसका फेलियर का एक नतीजा था कि 1922 में ये हुआ कि भाई एक बहुत ही वायलेंट भीड़ थी, जिसको हम लोग मॉब बोलते हैं बेसिकली, मतलब ऐसी भीड़ है जो काबू से बाहर हो, काबू नहीं किया जाता, बहुत वायलेंस थी, उनके अंदर वायलेंस खूब भरा पड़ा था। वो चले गए यूपी, उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, चौरी चौरा। अब वो चले गए, वहाँ पर एक जेल में उन्होंने हमला बोल दिया और उस जेल को पूरी तरीके से जला डाला। वहाँ पर टोटल 22 लोग थे वहाँ पर उस जेल में, मतलब 22 ऑफिसर्स आप बोल सकते हैं, जो कि जिंदा जल करके मर गए। अब इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी काफ़ी हर्ट हो गया, उनको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची, क्योंकि उनका एजेंडा था सत्याग्रह का, उनके किसी मूवमेंट का जो मेन एजेंडा था कि हमें नॉन वायलेंस रहना है। ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट उस तरीके से होती है कि नॉन वायलेंस हमें रहना है, लेकिन बाद में ये वायलेंस की शक्ल ले लेती है। इस तरीके से गांधी जी का अपना फीलिंग्स बेसिकली यहाँ मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके फीलिंग्स कहीं ना कहीं हर्ट हो गई थी, क्योंकि उनके प्रिंसिपल के अगेंस्ट लोग चले गए थे, लोग उनके प्रिंसिपल को छोड़ करके उसके अगेंस्ट में चले गए थे, तो ये चीज़ें हुई थी। बट जिन लोगों ने इस स्टेप्स को लिया था उनके अकॉर्डिंग वो अपनी जगह पे बहुत सही थे, क्योंकि अंग्रेज़ तो खुलेआम मार रहे थे। जलियांवाला बाग में तो कितने ही लोगों को मार डाला था, ठीक है, शहीद हो गए थे, मार देना ये तो गलत बोलना होगा, शहीद कर दिया गया था उन लोगों को, ये चीज़ें थी। और ऐसे भी बहुत लोगों को शहीद कर दिया जा रहा था। तो उसी चाहे कहीं पे देखो, कहीं ना कहीं तो कुछ लोग उससे कहीं ना कहीं फीलिंग्स आ ही जाती है। तो उस बदले की आग में लोग भड़क उठे और जाकर के उन्होंने हमला कर दिया, इस तरीके से उन्होंने जलाया, तो 22 लोग वहाँ पर मर गए। और जब मर गए तो गांधी जी को खबर पहुँची, उनके फीलिंग्स को हर्ट हुआ और पुलिस आई थी, पुलिस आया, गांधी जी को गिरफ्तार करके लेके भी गई। तो जब वो जा रहे थे तभी उन्होंने बोल दिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को मैं आज से ख़त्म करता हूँ। तो वहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो गई इस इंसिडेंट के बाद ही। अब ये जो डिसीजन था गांधी जी का कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर देना, कि वहीं पे रोक देना, ये हिस्ट्री में एक बहुत ही, आपको क्या बोल सकते हैं, एक आयरोनी बड़ा स्टेटमेंट है, एक आयरोनिकल टाइप का स्टेटमेंट है, आयरोनी है, यानी कि बहुत इस पर तंज किया जा सकता है, हम लोग उस पर बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि भाई गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसके सपोर्ट में बहुत से लोग अपना प्रूफ देते, दलील पेश करते कि भाई अगर वो ऐसा नहीं करते तो हमें उसी वक्त आज़ादी मिल सकती थी, क्योंकि ये सारे रीजन्स थे, क्योंकि सभी लोग इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे हर एक एतबार से। बहुत सारे लोग बोलते नहीं ठीक है, गांधी जी ने अपना किया तो वो था उनके अगेंस्ट, वो उनके सपोर्ट में अपना रीजन्स पेश करते। ये सारी बातें थी भाई जो थी ओवरऑल, और कुछ नहीं थी। ठीक है, अब मेरे राय में अगर देखा जाए तो अगर गांधी जी के पर्सपेक्टिव से इस बात को सोचा जाए तो गांधी जी अपने पर्सपेक्टिव के एतबार से सही थे, क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल था कि हमें प्रोटेक्ट, जो हमें चीज़ों को जो डिमांड करना है वो हमें नॉन वायलेंस होकर करना है, हमें किसी भी तरह का मारपीट, खून खराबा नहीं करना, ये अपना था। तो उनके फीलिंग्स चूँकि हर्ट हुई थी, तो उस चक्कर में उन्होंने वहाँ पर
फीलिंग्स के वजह अगर इमोशंस में आकर के उन्होंने ये डिसीजन लिया था। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन उनका टोटली इमोशनली लिया गया था, उन्होंने कहीं पे भी इस चीज़ को आइडियोलॉजिकली सोच करके नहीं लिया था डिसीजन। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, जहाँ तक मुझे लगता है तो इमोशनली उनका ये डिसीजन था। अब ये डिसीजन भाई गलत भी हो सकता है, मैं भी सोचता हूँ कभी लगता है कि हाँ नहीं इमोशनली उन्होंने ले लिया तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं गलत था, लेकिन अब जो हो गया उसके बारे में ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा है नहीं। बट इतना बता रहा हूँ कि भाई ये क्रिटिसिज्म होता है। आपका 10th क्लास में तो शायद ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि इस तरह के सवाल नहीं होगा कि अगर गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ नहीं करते तो क्या हमें आज़ादी पहले मिल सकती थी, इस तरीके के सवाल आपका नहीं आएगा। बट हाँ UPSC वगैरह में WBCS में इस तरीके के सवाल आते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वहाँ पर। वो बात मैंने ये लिखी, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द काउज ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्यों विड्रॉ किया, यही विड्रॉ करने का रीज़न यही है आपका। इन चौरी चौरा यूपी में ए वायलेंट मॉब सेट फायर टू अ पुलिस स्टेशन किलिंग 22 पुलिसमैन ड्यूरिंग ए क्लैश बिटवीन द पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स ऑफ द मूवमेंट। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब बात करते हैं इसका इम्पैक्ट क्या निकला, क्या नतीजा निकला था इस सारे मूवमेंट्स का, ठीक है। तो देखो मूवमेंट्स ऐसा तो वापस हो गई थी, बट ऑल ओवर नेशनल लेवल पर एक जो हम बोल सकते हैं इस मूवमेंट का जो सबसे बड़ा असर पड़ा था वो ये था कि सभी लोग पॉलिटिकल अवेयर हो गए थे और उनको ये समझ में आ गया था कि भाई हमें पार्लियामेंट के अंदर एंटर लेना पड़ेगा किसी भी हिसाब से। तो उसके लिए एजुकेशन की तरफ भी अवेयरनेस हुआ। फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये क्या हुआ कि भैया आज़ादी की एक लहर दौड़ पड़ी थी बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब अब सब लोगों के अंदर यही चीज़ थी कि हमें अब आज़ादी चाहिए ही चाहिए। मतलब अब सब लोगों का एक सेम एजेंडा हो गया था इस मूवमेंट के बाद कि भैया आज़ादी तो लेकर के ही रहना है, चाहे साले को जो हो जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता अब क्या होना है, सामने वाला कौन है, इससे घंटा ना फ़र्क पड़ने वाला है, अब जो होना है होगा, हमने अपने को आज़ादी चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ था। इसके अलावा कम्युनल हार्मोनी यहाँ पर जनरेट हुआ था कि हिंदू मुस्लिम के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हुआ था। उन लोगों के बीच में जो कहीं ना कहीं जो गलतफहमियाँ थी जो अंग्रेज़ों ने डाल रखी थी, और आज के टाइम में भी वो चीज़ किया जा रहा है कि भैया गलतफहमियाँ डाली जा रही हैं और उस चीज़ का यूज़ करके जो गवर्नमेंट है वो अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। ये चीज़ वहीं से आया, उसी टाइम चला जा रहा था। तो उस वक्त इस मूवमेंट के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ कम हो गई थी और वो लोग एक साथ एकजुट हो गए थे। तो इससे तो अंग्रेज़ों की मतलब बोल सकते हो ख़त्म, एकदम मतलब डर के हमारे हालत ख़राब। तो ये सारे कुछ रिजल्ट्स निकले थे इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। तो बस यही इतना है। देखो पढ़ाने का इस मूवमेंट में तो मैं आपको बहुत पढ़ा सकता हूँ। इस एक सिंगल टॉपिक पर ऑलमोस्ट 1 घंटा का लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत इजी है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। ये तो यूपीएससी का टॉपिक है, मैं यहाँ पे इससे अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं WBCS और यूपीएससी में। बट फिलहाल आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे, इसलिए इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत, इतना मैंने आपको बताया। ये आप याद रखोगे, ये मेन पॉइंट्स उसका है। बाकी मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पूरा चैप्टर 6 का नोट्स आपको दे दूँगा, वो आप देख लेना। बट फिलहाल आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग एक लास्ट लेक्चर करेंगे इससे यानी पीजेंट्स मूवमेंट से रिलेटेड एक लास्ट लेक्चर आएगा जो कि आई थिंक ईका मूवमेंट है। उसके बाद बरदौली सत्याग्रह है भी, उसको भी देख लेगा। 3 पार्ट्स ही है इसमें हमारा। एक पीजेंट्स मूवमेंट है, एक हमारे पास वर्किंग क्लास है, देन लेफ्ट। तो पहले पीजेंट्स मूवमेंट्स को निपटाते हैं, फिर वहाँ के वर्किंग क्लास पर आएंगे, फिर लेफ्ट मूवमेंट पर आएंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भाई आप टेलीग्राम पे आ जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी टेलीग्राम बोल रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए। इंस्टाग्राम पे मुझे आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का ID का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ आपको, ठीक है। बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।